फैमिली स्टोरी। पूरन ने चैन की सांस ली। साल भर से वह परेशान था। वह दो पार्टों में के बीच पिसा जा रहा था। एक पार्ट में थी माँ और दूसरे में थी पत्नी। पूरन इकोनॉमिक्स में एमबीए था और एक एमएनसी में सीनियर एनालिस्ट के जॉब पर था। वह अल्मोड़ा का निवासी था, पर उसकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी। अब यहीं के ब्रांच में उसे नौकरी मिल गई। पिता के देहांत बचपन में हो गया था। माँ अभी भी पहाड़िन बेटी थी। पति की अकाल मौत के बाद वह इकलौते बेटे को लेकर इलाहाबाद चली आई। उसने एक स्कूल में नर्सरी में आया का काम करके बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को नौकरी भी मिल गई। 2 साल पहले एक सुंदर लड़की देखकर माँ ने उसकी शादी भी कर दी। पत्नी का नाम तारा था। उसका पिता सचिवालय में विभागाध्यक्ष था। तारा हर दृष्टि से सुंदर थी। उसने हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया था। गृह कार्य में वह अधिक कुशल नहीं थी। पहाड़ी रीति रिवाज, खान पान, भाषा आदि से भी वह अपरिचित थी, क्योंकि उसके पूर्वज 3 पीढ़ी पहले लखनऊ आवासी थे। अब तो वह पहाड़ों पर सैलानियों की भांति ही जाते थे। शादी के बाद तारा का 1 साल आनंद से बीता। वह कभी इलाहाबाद में रहती, कभी अपनी माँ के पास लखनऊ चली जाती। सास बहू दोनों ही एक दूसरे को तौल रही थी, आपस में तालमेल बैठने का प्रयत्न कर रही थी। साल भर बाद जब जमकर साथ रहने का अवसर आया तो दोनों एक दूसरे की कसौटी पर खरा नहीं उतरे। माँ का पहले ही से पूरन पर पूरा अधिकार था। 7 फेरे पहले ही जैसे किसी ने उसके अधिकार को चुनौती दे दी थी। उसे लगता था जैसे बेटे पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। वह उसके हाथ से निकला जा रहा है। उसकी और कम ध्यान देता है, उसकी कम सेवा करता है, फिजूल खर्ची अधिक करता है और रात देर तक जागरण कर अपना स्वास्थ्य चौपट कर रहा है। माँ को रात बहुत देर से और बहुत कम नींद आती। पास के कमरे में पूरन और तारा की गुटुरगू देर तक रात सुनाई पड़ती रहती। माँ करवटें बदलती रहती और गठिया के दर्द से सहती रहती। माँ ने सोचा था कि बहू के आ जाने पर वह पलंग पर बैठी राज करेगी। उधर तारा का सब से बड़ी कसक यह थी कि पूरन उसे कहीं हनीमून के लिए नहीं ले गया था। सारी जिंदगी में एक ही बार तो शादी होती है। पूरन चंद उसे माँ के कारण ही हनीमून के लिए नहीं ले गया था। कहता रहा, माँ अकेली कैसे रहेगी। तारा सोचती, माँ कोई बच्चा है कि उसे बंदर उठा ले जाएगा। पति न हुआ, दूध पीता बच्चा हो गया जो हर समय मिमियाता रहता है, हर समय माँ का ही गुणगान करता रहता है। माँ की सेवा, माँ का त्याग, माँ का परिश्रम, माँ का कौन माँ अपने बच्चे के लिए यह सब नहीं करती। पशु पक्षी भी अपने बच्चों के लिए ध्यान रखते हैं। माँ को जब देखो तब पहाड़ी गांव वाले व्यंजनों की रट लगी रहती है। उसने कई बार कहा है कि वह बनाना नहीं जानती है, ना ही उसे पसंद है, पर वह उन्हीं के गुण गाती रहती है। लखनऊ में तो तारा रोज़ शाम को घूमने निकल जाती थी सहेलियों के साथ या भाइयों के साथ। यहाँ शाम को बोर होती, कितने दिनों तक हो जाते फिल्म देखे, शॉपिंग किए, घूमने गए। क्यों? कारण वही माँ का पुछल्ला। माँ बोर न हो, पत्नी भले ही बोर होती रहे। टीवी या मोबाइल पर आखिर कितना कुछ क्या देखा जाए। हाथ पैर मारने के बाद तारा को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी मिल गई। माँ चाहती कि बेटा दिन भर का थका हारा आता है और घर पर आराम करे। पत्नी जानती थी कि दफ्तर में कोई चक्की तो पीसता नहीं। माँ का मन करता है कि वह भी उन लोगों के साथ जाए, कोई जान पहचान को मिले तो बता सके कि यह मेरा बेटा पूरन है और यह उसकी बहू है। पर सिनेमा हॉल में 3 घंटे बैठे रहना उसके बस का नहीं है। बिना ऑटो के 2 कदम भी चलना उससे कठिन है। फिर ऑटो में 2 व्यक्ति बैठते हैं, तीन नहीं, तीनों को जाना होता है और टैक्सी करनी पड़ती है। शॉपिंग में माँ की पसंद आधुनिकाओं के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। दृष्टि क्षीण होने के कारण वैसे भी वह ठीक रंग का या डिजाइन नहीं आंक पाती है और आजकल जो भी माहौल थे उनमें चलना बहुत पड़ता है। घूम भी वह ज़्यादा नहीं पाती थी और पर अकेला घर उसे काटने को दौड़ता। उसका जी घबराने लगता। कभी कोई पड़ोसन आ जाती तो वह बेटे बहू को के अपने प्रति उदासीनता की चर्चा करने लगती। पड़ोसिन भी इकट्ठा इक्का दुक्का ही आती थी, क्योंकि उनके आसपास जनरल कास्ट भी ज़्यादा जो अब उनसे बात करने में कतराते थे, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से थे। तारा के संबंध में वह पूरन से भी चोरी छिपे कहती। सलोनी
सूरत पर रीछ जाने के अपने निर्णय पर मलाल करती। बहू के आलसी होने, गृह कार्य में कुशल न होने, सेवा न करने आदि की बात कहती। पुराने जमाने की आप बीती कहती रहती। पूरन हाँ हूँ करता रहता। क्या कहता, उसे तो अपने प्रति समर्पण में तारा में कहीं कमी नहीं दिखाई देती थी, पर वह अशिक्षित सी माँ की आंखों पर लगा एक पीढ़ी पुराना चश्मा कैसे उतार फेंकता, माँ के संस्कारों को कैसे पलटता। जिस माँ का समूचा स्नेह उसी को मिला, उसे कैसे समझाता। माँ और तारा दोनों ही पूरन के दफ्तर से लौटने की प्रतीक्षा करती। तारा भी स्कूल से 2 बजे आ जाती थी। उसका भी समय काटे नहीं करता। यदि वह माँ के पास बैठ जाता तो तारा के बढ़े रक्तचाप का ज्ञान उसे रसोई में गिरते खनकते बर्तनों से हो जाता। वह रसोई में नहीं होती तो थप थप कर के आंगन में कई बार बेमतलब गुजरती स्वागत की मुस्कुराहट के स्थान पर उसके अंधेरे अधरों पर उपेक्षा का भाव रहता। यदि पूरन सीधा पत्नी के पास भीतर चला जाता तो माँ कराहती, घिसकती, घुटनों के जोड़ों में दर्द को कोसती, स्वयं कमरे के बाहर बरामदे में आ जाती और कहने लगती, कप सिरप से खांसी में तो लाभ है, पर जोड़ों के दर्द में कतई फायदा नहीं है। उनसे यह भी कहना कि भूख एकदम कम हो गई है, पूछना मुनक्के सर्दी तो नहीं करेंगे। फिर वह साड़ी ऊपर उठाकर घुटनों के सूजन पर हाथ फेरने लगती। तारा को चाय नाश्ता लाने का आदेश देती। तारा उठ जाती। माँ नहीं कहेगी तो क्या मैं नाश्ता नहीं देगी। रात देर तक तारा का मूड बिगड़ा रहता। वह कहती कि माँ का बुढ़ापा है, रोग भी है, वह नाटक अधिक करती है। दिन में खुद 2 बार बाथरूम हो आती है, गैस पर पानी गर्म कर लेती है, पर पूरन के आते ही ठिनकने लगती हैं। पूरन समझाता, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, जीवन के आखिरी दौर में है, जितनी बार बन पड़े सेवा कर लो। तारा सुबह जल्दी उठती, पर स्कूल जाने में कुछ और काम करने का समय नहीं होता। पूरन भी सवेरे जल्दी उठता, तारा को बेड पर ही चाय देता। उसके बिना तो उसकी आँख ही नहीं खुलती थी। फिर माँ को हाथ मुँह बिस्तर पर ही धोने को गर्म पानी देता, बाथरूम ले जाता, सेब बनाकर नहाता धोता और बाजार से दूध का पैकेट और सब्जी लेने चला जाता। उसी समय लौटकर नाश्ता करता और काम पर चल देता। शाम को हरा थाका लौटता। चाय नाश्ते के बाद माँ के पास बैठता, उसके जोड़ों पर हाथ फेरता, तेल लगाता, दवा के बारे में पूछता, डॉक्टर की दवाई लाने की पेशकश करता। तारा तब तक खाना बनाती। पूरन माँ को गर्म खाना खिलाता, दर्द अधिक बताती तो शिकायत करता, उसे बिस्तर पर लिटाकर फिर अपराधी की तरह तारा के सम्मुख जाता। तारा खाना सामने रखती हुई कहती, मिल गई छुट्टी। सोने जाने से पहले पूरन फिर एक बार माँ को देख कर आता, दवाई देता। माँ तो यहाँ तक चाहती थी कि पूरन या तारा में से कोई एक रात में उसके ही कमरे में सोए। वह घूमा फिरा कर कहती, रात को आँख खुल जाती तो बहुत ही जी घबराता है, कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। किसी दिन ऐसे ही तड़प कर मर जाऊंगी। कोई पास हो तो दर्द बढ़ने पर दवा तो मिल सकता है। बाथरूम जाना होता है तो बिजली का स्विच खोलने में दीवार से टकरा जाती हूँ। पूरन कहता, माँ पुकार लिया करो ना, बराबर के कमरे में ही तो हम सोते हैं, रात भर बिजली खुली रखा करो। पर रोशनी में माँ को नींद नहीं आती थी। वह आँखों में रही सही रोशनी से भी हाथ धो बैठने के डर बताती है पूरन की अपनी ज़िंदगी जैसे कुछ रह ही नहीं गई थी। भरसक दोनों की सेवा करता था, पर कोई उससे संतुष्ट नहीं था। तारा के लिए कपड़े लाता तो माँ का मुँह टेढ़ा हो जाता। मेरे लिए भी कफन ले आना होता बढ़िया, महंगी दवाई तो लाता नहीं है। और तारा को सदा शिकायत रहती, तुम्हारा सारा वेतन माँ के दवा दारू पर खर्च हो जाता है और मेरे लिए हाथ तंग। पूरन के अपने शौक तो जैसे हिरण हो गए थे। उसका जी करता वह दोस्तों में बैठ गपशप करे। जब घर पर काम रहता तो चिक अब भी कम सुनने को मिलेगी। आखिर कहता भी तो किससे, कहता भी तो क्या, फिर कौन दर्द बांटता। साल भर में पूरन टूट सा गया। दिन भर दफ्तर में खपता और शेष माँ व पत्नी में खप जाता। सास बहू के माध्यम बने तो वह पिसता चला जाएगा। उसे लगा अब वह अधिक नहीं निभा पाएगा। एक शाम दफ्तर से लौटते समय मोहल्ले के बाहर पार्क में का जंगला पकड़कर वह 2 मिनट के लिए रुक गया। बच्चे खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे, दौड़ रहे थे। सबसे अधिक भीड़ झूलों पर थी। तभी उसकी दृष्टि शीशा पर संतुलन करती 2 छोटी लड़कियों पर पड़ी। स्थिर स्तंभ पर
लंबा तख्ता लगा हुआ था। एक लड़की एक छोर पर और दूसरी लड़की दूसरे छोर पर बैठी थी। तख्ता किसी पक्षी के पंखों की तरह हवा में लहरा रहा था। एक लड़का पास में खड़ा था। वह कभी एक छोर पर बैठ जाता तो कभी दूसरे छोर पर बैठ जाता। वह नीचा हो जाता और दूसरा हल्का होने के कारण अनायास ऊपर उठ जाता। ऊपर जाती लड़की चीख पड़ती, लड़का खुश होकर ताली बजाता, हंसने लगता। वह कूद पड़ता तो फिर संतुलन हो जाता। वह बारी बारी कभी इधर के कभी उधर के छोर पर बैठकर संतुलन बिगाड़ देता। जिधर वह बैठा होता है उस छोर की लड़की स्वयं को सुरक्षित महसूस करती। दूसरी लड़की को अकस्मात ऊपर उठ जाने से गिरने का भय रहता। पूर्णचंद विचार में डूब गया। यही स्थिति तो उसकी है। माँ के पास बैठता तो पत्नी तो डोलने लगता और पत्नी के पास रहने में मातृत्व डगमगाने लगता है। यदि वह हट जाए तो किनारा कर जाए तो दोनों संतुलित रह सकती हैं। उसे लगा कि असंतुलन का कारण यही है। रात भर वह कुछ सोचता रहा। अगले दिन उसने 1 माह की छुट्टी ली और मुंबई में एक मित्र के पास जाने का कार्यक्रम बना लिया। घर पर उसने कह दिया कि उसका मुंबई में तबादला हो गया है, फिलहाल अकेला जाएगा। मुंबई में मकान आसानी से नहीं मिलता। जब मकान की सुविधा हो जाएगी तब माँ व पत्नी को भी ले जाएगा। माँ परेशान हो गई। पूरन के बिना कैसे काम चलेगा, कौन उसकी सेवा करेगा। बोली, बेटा तबादला रुक क्यों नहीं सकता? तरक्की पर जा रहा हूँ माँ, मार्केटिंग मैनेजर होकर। अवसर छोड़ दिया तो फिर आगे कोई नहीं पूछेगा। सारी जिंदगी एनालिस्ट में सड़ते रहना पड़ेगा। तारा अलग परेशान थी, कैसे रहेगी अकेले और फिर माँ के साथ या मायके चली जाए। पर सुकून की जॉब भी थी, कम पैसे मिलते थे तो क्या, समय तो कटता था और घर के खर्च पूरे होते थे। पर लोग क्या कहेंगे, दोस्त रिश्तेदार थूकेंगे पीछे। कहीं माँ दुनिया छोड़ गई तो मिट्टी खराब होगी। रात को आंसुओं से पूरन की छाती भिगोते हुए उसने भी वही बात कही, तबादला रुक नहीं सकता क्या? और पूरन ने वही उत्तर दोहरा दिया। आखिर पूरन चला गया। अगली सुबह तारा बिस्तर में ही थी। सास चाय लेकर आ गई। तारा आश्चर्यचकित आंखें मल मल कर देखती रही। माँ ही थी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। सास बोली, गर्म पानी करने को गैस जलाई थी, सोचा तेरी चाय भी बना दूँ। घंटे भर बाद माँ सब्जी की टोकरी उठाती हुई बोली, ला तारा सब्जी ला दूँ, तू इतने में स्कूल जाने की तैयारी कर। दोपहर को क्या खाएगी? यहाँ तो ठेले वाला दोपहर को आएगा, वह भी बासी सब्जी लिए बेचेगा भी महंगी। मसाला वसाला तो कुछ नहीं लाना है। डॉक्टर को अपना हाल बताकर दवाई भी ले आऊँगी। तारा ने खोए खोए 500 का नोट बढ़ा दिया। माँ ने तो बेटे का काम संभाल लिया। वह बुदबुदाई। बाजार से लौटकर माँ अपने घुटनों पर तेल मलने बैठ गई। तारा ने जब झाड़ू पोछा किया तो सास का कमरा भी साफ कर दिया, बिस्तर धूप में डाल दिया। पहले यह काम पूरन करता था। तारा को कमरे में जहाँ तहाँ पड़े थूक बलगम से उकाई आती थी। आज पहली बार उसे घृणा नहीं हुई। एक सप्ताह में सास बहू पर्याप्त निकट आ गई। अब माँ को पूरन का अभाव नहीं अखर रहा था। कोई तो है उसकी देखभाल को। तारा को भी सास ने अपनत्व होता जा रहा था। साल भर का अलगाव धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। तारा ने अपनी खाट सास के कमरे में ही डाल दी। सास तो जैसे निहाल हो गई। 1 माह बाद पूरन लौटा। आंगन में घुसते ही उसका चेहरा खिल गया। तारा बरामदे में बैठी माँ के घुटनों पर तेल मल रही थी। दोनों के चेहरे तनाव मुक्त थे। दिन भर दोनों में से किसी ने उसके कोई शिकायत नहीं की। पूरन की माँ से अकेले भी बातचीत हुई। वह तारा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी। कह रही थी, खरा सोना है मेरी तारा। रात को तारा से भेंट होने पर पूरन बोला, प्लेन में पहाड़ के एक पंडित मिले थे, माँ को जानते हैं। कह रहे थे हरिद्वार भेज दो, वृद्धाश्रम है, सस्ता भी है, लंगर में खा लेगी। बहुत से बुजुर्ग वहाँ रहते हैं। तारा तेवर चढ़ाती हुई बोली, क्या कह रहे हो माँ? क्या कोई हम पर भार है? मैं उन्हें कहीं नहीं भेजने दूंगी। जब तक हैं यहीं रहेंगी। पूरन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अगले दिन उसने घर पर बताया कि मुंबई की जगह जलवायु माफिक न आने के कारण उसने इलाहाबाद अपने पुराने पद पर ही तबादला करा लिया है। सास और बहू के मुंह से एक साथ प्रसन्नता से निकला सच। वीडियो पसंद कैसे आपको